देख रहे हैं 99 न्यूज़ बिहार झारखंड। हमारे साथ यहाँ मौजूद है पूजा शाह एंड मनीष जी। और क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, चुनाव का दौर, और चुनाव की पर चर्चा तो चल ही रही है, लेकिन प्रचार भी जोरों पर है। और इस प्रचार के जोरों के बीच हमारी फर्टिनिटी से, यानी कि जर्नलिज्म क्षेत्र से आने वाली पूर्णिमा दास अब राजनीति के मैदान में है। और यही वो बात है जो इस चुनाव में हम कह सकते हैं कि बहुत ही अलग आपको देखती है, क्योंकि आप जर्नलिज्म से आने वाले कैंडिडेट अगर राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने मनीष। जिस तरह से जर्नलिज्म की बात एक अलग फेज होता है, वो एक अलग लाइफ होती है, और अब जो राजनीति में आना वो एकदम अलग लाइफ है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है? मैं पहले पत्रकारिता लाइन में थी और हम जानते हैं कि पत्रकारिता से राजनीति जो है वो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, वो करीब ही है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इतना तो हमें एक्सपीरियंस होता है कि राजनीति में होता क्या है, राजनीति कैसे चलाई जाती है, कैसे जन समस्याओं का निवारण संभव है, ये सारी चीज़ें हम बेहतर जानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी। क्योंकि मैम इससे पहले आप जर्नलिज्म में रह चुकी हैं, और क्योंकि आज जिस तरह से आपने शुरुआत की, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि नमस्कार आप देख रहे हैं, तो एक करेक्ट करता है। तो ये जो पावर है, या फिर जो करेक्ट करने का, पब्लिक के साथ कनेक्ट करने को, कि हम लोग हर रोज़ आम आदमी से कनेक्ट करते हैं, पॉलिटिशियन से कनेक्ट करते हैं, ब्यूरोक्रेट से कनेक्ट करते हैं, यानी एक तरह से हम पीपल्स वॉइस हैं। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है आज कितना काम आ रहा है जब आप लोगों के बीच जा रही है, उनसे मुलाकात कर रही है? ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए काम आ रहा है, क्योंकि लोगों की जो समस्याएं हैं वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम एक माध्यम बनते हैं जो उनकी आवाज़ को उच्च कोटि तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनकी आवाज़ को उच्च कोटि तक पहुंचा सकती हूँ, तो क्यों नहीं मैं ग्राउंड फ्लोर जमीन मैदान में आकर उनकी आवाज़ सुनकर मैं खुद ही काम करूँ। जी बिल्कुल। जी, पहले ये काम होता था कि मीडिया अक्सर ऐसा रहता है, एक माध्यम होता है लोगों की जन समस्या वो लोगों तक ऊपर तक पहुंचाना, जो आपने कहा। और आज जो आप काम किया करती थी, आज वो काम आप तक मतलब आप जाकर करने की कोशिश करिए। तो आगे क्या मोटिव है? क्या उन समस्याओं को कैसे सुनेंगी, कैसे ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करेंगी? कैसा लगता था जब आपको लगता था कि उच्च कोटि की तरफ से काम नहीं हो रहा है, पहुंचा रहे, जन समस्या को सुन रही थी? तो एक आम जनता होने के नाते बहुत कुछ मन में सवाल उठते हैं। प्रदेश भर की खबरें भी आती थी इस तरह की, कहीं पर सड़क मतलब कि गड्ढा है, कहीं कुछ और समस्या है, अलग अलग इश्यूज पर। ये जो कैंपेन के दौरान जब आप लोगों से मिल रही हैं, तो क्या फील कर रही है वो दौर और इस दौर में? मैं अभी कैंपेनिंग के तहत जब लोगों से जनसंपर्क बना रही हूँ, मिलते जा रही हूँ, तो उनकी समस्याएं मुझ तक पहुँच रही हैं। वो महिला जो है वो महिला के सामने अपनी समस्याएं जो है बेहतर ढंग से रख सकती है, और वो सकुचाती नहीं है। तो जब मैं जनसंपर्क में निकल रही हूँ, तो खास तौर पर जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और वो समस्याएं मुझे बता रही हैं। जैसे ज़्यादातर समस्याएं जो है वो नल जाम होने की समस्या है, नाली की समस्या है, नल की समस्या है। देखिए, उन्होंने मुझे, मैं बिरसा नगर गई थी, उन्होंने बताया कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय हमारे रघुवर दास जी, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब यहाँ से विधायक थे, वो उन्होंने जो नल लगवाए थे, 4 नल लगवाए थे वहाँ पे, तो वो 4 नल इस जब 5 साल में जब यहाँ से सरकार हमारी गई, तो इस 5 साल के जो कार्यकाल में वो नल ही चोरी हुई है। जी, तो ऐसी ऐसी समस्याएं मुझ तक पहुंच रही है, तो उनकी आशाएं मुझसे ज़्यादा है कि अगर ये काम जो अब नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे धरातल पे संभव नहीं हो पा रहे, तो वो काम मैं करके दिखाऊं। उनकी आशाएं बढ़ती जा रही है मुझसे, और जी हाँ, मैं उनके विश्वास को कभी तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि समस्याएं कैसी होती, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही बिलोंग करती हूँ। तो उनकी समस्याओं को मैं बखूबी जो है समझती हूँ, उनकी भावनाओं को समझती हूँ। उन्हें बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे सड़क की परेशानियां, जो सड़क आधी बनकर रुक गई है, इस 5 साल में वो रुक गई, वो शुरू ही नहीं हुई, फिर बंद हो गई, और उसका संज्ञान किसी ने नहीं लिया। तो ऐसी ऐसे जो समस्याएं मुझ तक पहुंच रही है जनता के माध्यम से, तो बस मैं यही चाहूंगी कि मुझे एक बार मौका मिले, तो मैं सारी जो समस्याएं जो रुकी हुई है उसे मैं चालू कर सकूं। आपने कहा मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से, आपकी बात करेंगे शादी के पहले की बात। आप बेहद ही मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, आपकी शादी एक पॉलिटिकल परिवार में होती है। कैसा चेंज हुआ, और आप एक जर्नलिज्म लाइफ से और अब उस पॉलिटिकल
फैमिली में इन्वॉल्व होने के बाद 4 साल गृहिणी के तौर पर काम किया और अब आप आम जनता से मिल रही है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आ रही है, कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है? अनुभव तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अनुभव मिल रहा है और बहुत अच्छा, मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि सीखने को भी मिल रहा है और ऐसा हो रहा है ना कि अब मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि मुझे ये करना है। और आपने अभी बात की कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो मैंने कैसे कैसे अपनी सारी जो तो मैं, जी हाँ, मेरी पढ़ाई लिखाई सब, हम लोग बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आप जानती होंगी कि गरीब परिवार को तो कुछ योजनाएं का लाभ मिल जाता है, अमीर तो अमीर ही है, और मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो जो है स्ट्रगल करते रहते हैं, उसके लिए कुछ योजनाएं नहीं निकल पाती, कुछ भी सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती। तो मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो जो है मेरी जो शिक्षा हुई है वो सारी पढ़ाई जो है वहीं हुई है रायपुर में जी। और मैंने सबसे पहले अपनी जो करियर जॉब की शुरुआत की थी, क्योंकि घर में थोड़ी पैसे की समस्याएं थी। तो और हमारे जो पिताजी थे वो शादी कराना, मतलब कि होता है फैमिली में कि अगर बोझ है तो नहीं, लड़कियां हैं मेरी हम दो बहनें एक भाई है जी। तो बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अब पापा के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि नहीं, इसकी शादी करानी। बिल्कुल। और इसको, मध्यम वर्गीय वो फैमिली में ऐसा ज़्यादा होता है, जल्दी कर दें, जल्दी कर दें और सारा कुछ हो जाए, निश्चिंत हो जाए हम। तो बिल्कुल। ऐसा था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे और पढ़ना है, मुझे बाहर निकलना है, मुझे सीखना है, मैं अब भी शादी नहीं करना चाहती। तो हर लड़कियों की जैसी परेशानी है तो वो आपकी जी भी जी थी। जी फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, पापा बोल रहे हैं कि नहीं तुमको शादी करना है, तुम शादी कर लो। तो फिर मैं बोली नहीं, मेरे को नहीं करना शादी। तो फिर बोली कि अगर मैं बोली मुझे पढ़ना है तो फिर तुम फीस का देख लो, पापा तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अपना देख लो फीस कैसे कैसे एडजस्ट करना है। मैं बोली मम्मी मैं आपके साथ, मेरी मम्मी टीचर थी प्राइवेट स्कूल में, तो मैंने मम्मी को, मैं आपके साथ जो है मैं स्कूल में जाऊंगी, पढ़ाऊंगी, उससे जो फीस आएगा मैं अपने कॉलेज में दे दूंगी। तो मैंने पहले अपनी जो शिक्षिका के स्तर से जो है शुरू की है अपनी जॉब का जो शुरुआत है, और वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं 11-12 को कॉमर्स पढ़ाती थी जी। उसके बाद फिर वहाँ से जो मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी उन्हें जी। तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा के जो भी पैसे निकलते थे वो मैं अपने कॉलेज में देती थी, और फिर कॉलेज से फिर अपना सारा कुछ मेरा मैनेज होता था। फिर मैंने फिर धीरे धीरे पढ़ाई अपना आगे करके फिर मैंने टैली सीखा, टैली सीख के फिर दुकान में एक दुकान में मैंने टैली का काम किया। उसके बाद फिर पढ़ाई, पैसे जब आने लगते फिर पढ़ाई के साधन अपने आप खुलने लगते, फिर धीरे धीरे फिर पहुंच गए पत्रकारिता की लाइन में। कैसा रहा वो अनुभव उस वक्त? देखिए मेरे देखिए मैं अपना पहला मायका मानती हूँ मेरे खुद के माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और मेरा दूसरा मायका है मेरा स्वराज एक्सप्रेस, अब वो हो गया है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और lallooram.com। तो वहाँ जो जितने भी लोग हैं ना वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, वो मेरा दूसरा मायका है। मैं जब भी जाती हूँ मायके में वहाँ ज़रूर जाती हूँ जी। बहुत ऐसा लगाव सा हो गया है उनसे। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाला एक्सपीरियंस नहीं था कि हम पे प्रेशर होता है, नहीं, वहाँ सब फैमिली की तरह काम करते थे, सब एक दूसरे को समझते थे। लंच करना, पेंट्री में कुछ बनाने देना या खुद जाके बना के फिर खा लेना, जल्दी आ गया टिफिन नहीं लाया, तो ऐसा कुछ चलते रहता था। और बाकी खबरों की तो बात है, डेली हम खबर के बीच में घूमते रहते हैं। और इसी बीच में शादी हो गई? जी हाँ, इसी बीच में फिर इधर से यहाँ से रिश्ता आया। मेरी एक दीदी है, उन्होंने यहाँ से रिश्ता लेके गई थी, यहाँ से इन्हें बताया था कि है यहाँ पे एक लड़की जिससे आप, तो इन्हें भी वही चाहिए था कि मध्यम वर्गीय परिवार से हो, ज़्यादा हाई परिवार से ना हो। तो उन्होंने फिर भेजा रिश्ता, फिर सारी चीज़ें फिर होते चले गई। अब बोलते हैं ना कि जिसका दाना जहाँ लिखा होता है वो अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। बिल्कुल। तो बस भगवान, ये सब भगवान की कृपा। अच्छा, लेकिन मेरे इसी पे जुड़ा सवाल है कि जब रिश्ता आया जी जी, तो रिश्ते में जब आपके फ्रेंड्स और उन सबसे के बीच में बात आई, क्योंकि उस टाइम रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, तो जब चर्चा हुई मतलब कि आपके फ्रेंड सर्कल में, तो वो माहौल क्या था कि एक मुख्यमंत्री के घर से पहले तो ये आया है? जी पहले तो मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को भी नहीं बताया, अपने तक रखा, क्योंकि रिश्ता पक्का होगा नहीं होगा ये कंफर्म नहीं था। तो मैं नहीं चाहती कि मैं सबको बता के ऐसा क्रिएट करूँ कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ से रिश्ता, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो मैंने पहले किसी को, न्यूज़ चैनल में भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। फिर जब रिश्ते की बात आगे बढ़ी, उन्होंने पैसा पकड़ाया मुझे, उसके बाद मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। वहाँ कैसे लग गया तुम्हारा शादी, तुम्हारे परिवार से हैं?
लग गया, वो लिखा था किस्मत में, वो दीदी है तो उनसे कनेक्ट है तो फिर लग गया। तो उन्हें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ जान के। फिर मैंने अपने न्यूज़ चैनल में बताया तो सर ने बोला वाह पीहू तुम्हारा तो बढ़िया है। वहाँ तो मैंने पूछा था सर कि हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, तो सर ने मुझे बताया था कि नहीं वो लोग बहुत अच्छे हैं। जो सर हैं वहाँ के हमारे ससुर जी, उनके बारे में उन्हें बहुत तारीफ़ की थी कि नहीं वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। और जो है उनके परिवार के भी जो सदस्य हैं वो एकदम बोलते हैं सरलता और हाई फाई शो ऑफ करने वालों में से नहीं है ये डाउन टू अर्थ जी रहने जी वाले। जी जमीन से जुड़े हुए भले हैं CM सारे है जी, लेकिन लाइफस्टाइल जो है वो एकदम जी, जी। मध्यम वर्गीय के जी, एडजस्टमेंट की तरह है। जी। जबकि ये जब मेरे घर रिश्ता भी लेके आए थे तो इनकी दीदी आई थी पहले। हाँ। तो जब मैंने देखा कि कोई जैसे कोई आया सीएम परिवार से तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स तो ये तो वो फलाना बहुत सारे होते हैं। मैं देख रही हूँ आए कोई नहीं आया है और कुछ भी कुछ तामझाम था ही नहीं। अच्छा। बहुत शालीनता से आए, हस्बैंड आए थे और उनकी दीदी आई थी। तो शालीनता से आए, बैठे, चाय नाश्ता किए। ऐसा नहीं कि नहीं हम छोटे घर में आए हैं तो फिर ऐसा कुछ मुझे वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करी जी बिल्कुल। कि अगर ठीक है एक जीवन साथी तो अच्छा मिल ही जाता है पर एक परिवार भी अच्छा मिल जाता है तो फिर जो जीवन का जो परिवार का और जीवन का जो सफ़र है वो बहुत अच्छे से चलता चला जाता है। जी। तो मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला भगवान की कृपा से। और जी हाँ, बस मैं भी उन्हीं की तरह हूँ जैसे वो है जी। और अब जैसे शुरू में तो आप पॉलिटिकल परिवार में चलिए आई, वहाँ से ये हमने सुन लिया आपका। अब जब आप पॉलिटिक्स में खुद इंटर कर रही जी, हैं, जी। खुद जमीनी स्तर पर, तो कैसा लग रहा है? फिर यहाँ से एक अलग अनुभव हो रहा होगा, फिर एक अलग चेंज देखने को मिल रहा है। तो चेंजेस जो आपकी लाइफ में दिख रहा है वो बैक टू बैक अलग अलग चेंजेस देखने को मिल रहा है। अलग-अलग तो कैसा- किरदार एकदम देखने अलग को अलग मिलता है। किरदार आ रहे हैं, तो ये आपके लिए कैसा लग रहा है? देखिए किरदार तो हम लोग बहुत सारे निभाते हैं, कभी माँ का, बेटी का। तो ये हमारे लिए जो है नॉर्मल सी चीज़ें कि हाँ बस उसमें ढल नारी जाते के हैं। लिए ये है कि हर चीज में आप वो फिट हो आसानी से जाती ढल जाती हैं, फिट हो जा रही हैं। तो वही ये हम लोग के में जो है अच्छी खूबी है भगवान ने हमें दी है। तो जी हाँ सभी किरदारों में मैं फिट होती चली जा रही हूँ पर ऐसा नहीं कि मैं अचानक से फिट होती चली जा रही हूँ। उसमें मुझे इंटरेस्ट रहा है थोड़ा सा, इस वजह से मैं जब पत्रकार थी उसी समय से जो जन सेवा और लोगों के प्रति ज़्यादा ही भावनाओं को एकदम उनकी भावनाओं को समझना, उनके बारे में सोचना, ये उसी समय से मेरे ख्याल में थे। पर मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना मतलब कि कभी विधायक के लिए मैं प्रत्याशी बनूंगी, ये कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। अब जब आप प्रत्याशी बन गई हैं जमशेदपुर पूर्वी से, तो कैसा लग रहा है? क्या समस्याएं देख रही हैं? क्या कुछ लग रहा है कि बदलाव करना चाहिए? क्योंकि आपने खुद कहा कि मैंने स्ट्रगल किया है स्टेज को, मैंने देखा है, लोगों की समस्याएं सुनी है। तो अब कैसा लग रहा है? कैसे इससे आप लोगों को निदान दिलाएंगी? कैसे काम करेंगी? रणनीति क्या बनाएंगी? रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है जी। आप अगर जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, बस हम तो डायरी और पेन लेके चलते हैं कि अगर हमको एक मौका अगर जनता दे दी तो उस समस्याओं को हमको लाइन टू लाइन जो है सॉर्ट आउट मतलब जो करते लिख जाना दिया है। उसको कमिटमेंट जो हाँ, कर दिया उसको कर वो देना कर देना है बस। वो हम लिखते चले जा रहे हैं। मैं अपनी डायरी मतलब नेता की तरह नहीं करेंगी नहीं नहीं कि जो कह दिया वो करना नहीं नहीं है। नहीं नहीं जो कहा है, जो लिखा है, कहा नहीं उसको लिख भी लिया है। अच्छा। तो जो लिख लिया है स्टेटमेंट पूरा दे दिया है, तो अब उसको करना है। प्राथमिकता उसी में रहेगी कि जिन लोगों ने मुझे अपनी अपनी समस्याएं बताई है, मैं उसे पहले प्राथमिकता देकर जो है पहले पूरा करूंगी। उसके बाद जो और भी समस्याएं हैं यहाँ क्षेत्र की, उस पर मैं ध्यान दूंगी। लेकिन मैम एक सवाल ये भी है कि जब इस बीच एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया, क्योंकि जब आप शादी करके आई तो आप एक मुख्यमंत्री के घर में आई। परिणाम के बाद हम कह सकते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया जिसमें हम कह सकते हैं कि इसी सीट पर जहाँ से आज आप अपने ससुर जी की विरासत तुम्हें एक तरह से संभालने जा रही है या फिर यहाँ पर अपना किस्मत को आजमा रही है, एक तरफ उनकी साथ है। विश्वास जमाया गया। बिल्कुल महिला शक्ति को बिल्कुल, क्योंकि देखिए उनके पास किया जा रहा है, ऑप्शन, represent पार्टी किया के पास ऑप्शंस बहुत बहुत थे, है। लेकिन उनकी विरासत रघुवर जी का इतने सालों का किया हुआ काम और उस विरासत पर एक तरह से आप पर भरोसा जताया गया। और तो आपको दे देना। ये जब डिसीजन आया, जब लिस्ट आया सामने और उसमें आपका नाम था, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी। आपने कहा विरासत, तो मैं इसे विरासत नहीं कह के मैं कहूँगी सेवा की विरासत। चलिए बिल्कुल। ठीक है,
क्योंकि ये विरासत नहीं है, उन्होंने अपने 25 साल जो है जनता को दिया है बिल्कुल। और उनकी सेवा की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वादे किए हैं, आप जाकर पूछ सकते हैं कि जी। काम हुआ है, तभी वो 25 साल वो रहे हैं यहाँ पे। रहे हैं। और वो अपने बलबूते पर उन्होंने जो है राजनीति में सफलता पाई है, अपना पहचान बनाया है। और लोग जो ये परिवारवाद की जो बातें ज़्यादातर उठ रही है, अभी भी वो उठ रही हैं, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि परिवारवाद के जो आरोप मुझ पर लग रहे हैं, ये इनको मैं खारिज करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये परिवारवाद है मेरी नज़र में। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई परिवार, अगर किसी परिवार का आदमी, व्यक्ति अपने बलबूते पर राजनीतिक सफलता प्राप्त करता है, उसमें पहचान बनाता है, तो वो वो परिवारवाद नहीं है। वो तस्वीरें हम देख जी। रहे हैं, आप किस तरह से आप रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लेट इवनिंग तक आप लोगों के बीच कनेक्ट कर रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वो तस्वीरें जनता के बीच में भी है, हम लोग भी देख रहे हैं। और ये जो सरलता है, जो सहजता है, जो आप किसी के लिए बेटी बन रही है, किसी के लिए बहू बन रही है, आपको क्या लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जब आप लोगों के बीच जा रही है, तो वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जो जनता है ना, आम जनता, हम्म, वो आपके दाएं बाएं लेफ्ट राइट नहीं देखती है। हम्म, आप जाते हैं उनके द्वार पे, वो आपको देखती है, बिल्कुल। आपके विचार को सुनती है कि आप कैसे हैं। उन्हें आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से, आपके व्यक्तिगत उससे कोई लेना देना नहीं है। हम्म, उनको चाहिए कि हमारा काम कौन कर सकता है, हम्म, जिसके विचार में शुद्धता हो, हम्म, जिसका दृष्टिकोण जो है वो अच्छा हो, वो ऐसा ढूंढ रही है। तो मुझे लगता है कि मैं जनता को जो है ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है, और मैं उस चीज़ों को फेस कर चुकी हूँ। राशन लाइन में लाइन लगाना, सारी चीज़ें फेस किया है मैंने, तो आप बेहतर समझ पा तो रही मैं बेहतर समझ पा रही हूँ। और मुझे लगता है अगर मुझे जनता एक बार मौका दी, तो मैं इनकी सारी समस्याएं जो है वो मैंने कुछ पूरी तरह से। तस्वीरें देखी अभी आपसे बात होने के पहले, जिस तरह से आप लोगों के पास जा रही है, तो एक बहू की तरह आपका स्वागत किया जा रहा है। लोग आपको नेक दे रहे जी, हैं, खोइचा या खोइचा बिल्कुल बोलते हैं। खोइचा, हाँ वही दे रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, बहू की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मतलब कैसा लग रहा है? घर घर में आप सिर्फ ऐसा नहीं कहेंगे कि आप श्री रघुवरदास जी की ही बहू है, हर घर आपको एक बहू की तरह एक्सेप्ट कर रहा है। कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है? बहुत अच्छा रहा, बहुत। इतना प्यार जो है, इतना आशीर्वाद मैंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं किया था। क्योंकि मैं उनके घर जा रही हूँ, तो बोल रहे हैं रघुदास की बहू हो, तो फिर दूसरी आंटी बोलती है उनकी बहू कैसे हुई, अब तो मैदान में उतर के अब हम सब की बहू है। जी, ऐसा सुनने आ रहा है। हाँ। और फिर वो मेरा स्वागत कर रहे हैं आरती से कि नहीं, बहू पहली बार जब घर आती है तो उनको हाँ। खोइचा देते हैं। मायके तो जी जी जी, ससुराल की तरह आपको जी, एकदम जी। ट्रीट किया जा रहा है। तो जैसा वो मुझे आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं, तो मैं उन्हें वापस वैसा ही लौटाऊंगी, जैसे वो मुझसे उम्मीदें कर रहे हैं, बहू के रूप में हो या बेटी के रूप में। तो मैं उन्हें वो चीज़ें, सारी चीज़ें लौटाऊंगी, क्योंकि मैंने उनके आंखों में देखा है वो चीज़ें, उम्मीदें देखी है। और आपसे भी वो देखिए, उम्मीदें कर जी रही जी, हैं। उम्मीद में मेरी कोई आशा नहीं है, मेरी सिर्फ ये आशा रही कि मैं उनकी सेवा कहीं ना कहीं किसी भी जगह में कर पाऊँ। वो आपसे उम्मीद कर रही हैं। तो उनकी उम्मीदें, वो चाह रही है कि नहीं, हमारी जो समस्या है वो आप ही हल कीजिए और आप अच्छे से कर सकती हैं। तो उनकी आंखों में उम्मीदें दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अब ये लड़ाई के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि मुझे ये लड़ना है, क्योंकि इनकी आंखों में मुझे उम्मीदें दिख रही हैं मेरे लिए, ये आशा रख रही है मुझसे, तो मैं उसे जो है ऐसे जाने नहीं दे सकती। जी। लेकिन मैम इस बीच कुछ पॉलिटिकल सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि हमने देखा जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, उस दिन आप सरयू जी से भी आशीर्वाद लेती हुई तस्वीरें सामने आई। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब अमरप्रीत सिंह काले और उनकी धर्मपत्नी आपका घर में वो स्वागत कर रहे थे और आपको मीठा खिला रहे थे। तो ये जो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वो कितनी ताकत दे रही है आपको इस चुनाव में? मेरा मानना है कि कोई मुझे समर्थन दे या ना दे, जो वो आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। वो आज आशीर्वाद देंगे तो मुझे 100 साल तक वो काम आएगा। तो मैं छोटी हूँ, तो मेरा फर्ज जो बनता है वो मैं निभाऊंगी। मेरा जो कर्तव्य है, बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना, तो मैं वो कहीं भी हो, किसी भी स्तर पर हो, मैं अपना, या फिर मैं किसी भी स्तर पर हूँ, मैं अपना जो है ये जो मेरा संस्कार जो मुझे मेरे माँ बाप ने, मेरे सास ससुर ने दिए हैं, उसे मैं निभाऊंगी। इस बीच एक सवाल और ये है पूर्णिमा जी, क्योंकि इस बीच
जो प्रतिद्वंदी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट दिया गया है डॉक्टर अजय कुमार की अगर हम बात करें, पूर्व IPS, पूर्व सांसद, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कई स्टेट में प्रभारी रह चुके हैं, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मतलब बहुत सारे हम कह सकते हैं उनके साथ पद जो है वो जुड़े रहे हैं। काफी समय से वो खुद एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो ऐसे में जब उनके नाम की घोषणा हुई या फिर ये तस्वीर साफ हो गई कि आपका मुकाबला उससे है, कोई प्रेशर कुछ इस तरह का लगा कि या फिर चुनावी मैदान में, क्योंकि आपके लिए ये फील्ड नया है, जी जी, उनके लिए काफी पुराना है। मैं सही मायने में बताऊं, जब मेरे नाम की चर्चा होने लगी थी, मैं आपको बताती हूँ, आप हंसिएगा, हम गोलगप्पा खाने गए थे। हम लोग मार्केटिंग करते रहते हैं ऐसे आम लोग की तरह, किसी को पता नहीं चलता कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम आम लोग की जगह तरह ही मार्केटिंग करते हैं। मैं और मेरी सासू माँ, उन्हें भी आप देखिएगा तो वैसे ही बोलिएगा, कोई बोल ही नहीं पाएगा कि वो गवर्नर की वाइफ है। तो हम गए थे मार्केटिंग करने, बस वहाँ से हम निकले और मार्केटिंग के बाद हर महिलाओं के मन में होता गोलगप्पा। वो हमने ठेला देखा, हमने चलो जब भी मार्केट आते तो एक बार गोलगप्पा चखा जाए। गोलगप्पा का उस टाइम चुनावी माहौल था, मेरे नाम की चर्चा हो रही थी, तो जब चर्चा भी हो रही थी तो मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा या मोदी जी ने ये सोच के रखा है कि नहीं यहाँ से इनमें कुछ क्षमताएं हैं तो इन्हें लड़ाया जाए। तो फिर गोलगप्पा खाए तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई वो चीज़। मैंने फ़ोटो अपने फेसबुक अकाउंट में जो पोस्ट किया गोलगप्पा खाते हुए, तो वो बहुत वायरल हुई कि गोलगप्पे में छुपा है राज। तो वो सब पढ़ के बहुत मुझे हंसी आ रही थी कि मैंने तो सिर्फ गोलगप्पा खाया, इसमें तो मसाला डला है, मटर डला हुआ है, चटनी डला हुआ है, तो इसमें क्या राज छुपा है, हमने तो सिर्फ गोलगप्पा खाया। तो ये तो मीडिया में हम होता ही रहता है। आप जर्नलिज्म से बिलॉन्ग करती है तो इसे बेहतर समझ सकती है। तो फिर बहुत मैं और मेरी सासू माँ जो है हम लोग बहुत हंस रहे थे कि बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। उसके जस्ट 2-3 दिन के बाद फिर ये घोषणा हुई, तब मुझे थोड़ा लगा कि सच में मुझे मौका मिला है कि जो मैं अपने फेसबुक पर पोस्ट करते रहती हूँ आम जनता को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, और मेरा एक नारी शक्ति समिति के नाम से ग्रुप है, मेरे साथ 50 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो वहाँ मैं अपना सेवा भी देती हूँ। तो ये सारे चीज़ें देखकर ये सारी चीज़ें खाली नहीं गई जी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को लगा होगा कुछ प्रतिभा है, और वैसे भी यहाँ तो हमारे देश में संविधान में लिखा है कि सभी को अपने सोच को, अपने बातों को रखने का अधिकार है। सभी, हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, सभी चुनाव, चाहे वो बेटी हो, बहू हो या, और ये चीजें आपकी इनकी जो सहजता है और यह कहे कि जिस तरह से वो 1-to-1 लोगों से कनेक्ट करते हैं, ये आपके विरोधी के लिए सबसे बड़ा हम कह सकते हैं चुनौती बन सकती है आने वाले वक्त में, चुनाव के टाइम में। और इस बार हमने एक और चीज़ देखा बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से महिला प्रत्याशियों को जितना तवज्जो दिया गया, 12 प्रत्याशियों को उतारा गया, 66 में से 12, एक बड़ा नंबर हो जाता है, और उसमें एक नाम आपका भी है। महिला सशक्तिकरण को लेकर बात जो करती है बीजेपी, वो कर दिखा रही है। तो आप उस सशक्तिकरण को लेकर कितना आगे लोगों को एश्योर करेंगी, कितने अच्छे तरीके से काम करेंगी, आप महिला सशक्तिकरण को कैसे प्रस्तुत करेंगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से, झारखंड से 12 महिलाओं को मौका दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने कुछ सोच कर ही दिया होगा, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ की बच्चियों की सुरक्षा जो है अब खतरे में पड़ती जा रही है। तो अब इस सुरक्षा को, जिनके ऊपर ये मुसीबत आई है, उन्हें ही ये चीज़ें सॉल्व करनी है। इसीलिए, और वैसे भी उनका यहाँ के लिए स्लोगन है रोटी बेटी और माटी जी। तो इसके रक्षा के लिए उन्होंने हमें उतारा है, और वो भली भांति समझते हैं कि मातृत्व शक्ति ही है जो इन सभी चीज़ों को सहेज कर रख सकती है। जब वो परिवार चला सकती है, अपने परिवार को सहेज कर, समेट कर रख सकती है, अपने विभिन्न किरदारों को निभा सकती है, तो वो निश्चित तौर पर समाज का श्रृंगार क्यों नहीं कर सकती। हाँ। जी जी, इसीलिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार कि उन्होंने हमें मौका दिया, हमारी प्रतिभाओं, जो अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को मौका दिया एक बार जनता के सामने उतारने के लिए। हमें बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। क्योंकि मैम दिवाली का मौका है और क्योंकि आतिशबाजी का भी दौर चलता है, क्योंकि आप अब चुनावी मैदान में हैं, एक तरह से पॉलिटिशियन हैं, तो अपने जो विरोधी हैं या फिर उनको क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप उनको कैसे देखती हैं? मैं उन्हें जैसे सभी को देखती हूँ, मैं उन्हें वैसे ही देखती हूँ।
जी सामने क्योंकि- आएंगे तो आप उनसे भी आशीर्वाद ले लेंगे। जी अगर जीत वो का। मेरे सामने आएंगे गुजरेंगे, अगर चुनावी प्रचार के दौरान हम आमने सामने हुए तो मैं ज़रूर, छोटी हूँ तो मैं ज़रूर झुक कर उन्हें प्रणाम करूँगी, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है। हाँ। और हमारी संस्कृति भी कहती है कि बड़ों का सम्मान पहले ही। तो मैं हमारी संस्कृति को जो है आगे बढ़ाना चाहूँगी, और यही चाहूँगी कि बाकी जो चीज़ें हैं वो साइड में रहे, और बाकी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे परंपरा है, जो कहते हैं उन्हें पहले रखना चाहिए। नारी का सम्मान, क्योंकि उनका सम्मान बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस देश को सुचारू रूप से चलाना है, तो इस समाज को चलाना है तो। चलिए, ये और तो चुनाव- इज्जत देने की बात जी, हो गई कि आप प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। अगर उनके काम की हम बात करें जी। तो उनके आपके हिसाब से उनके काम में ऐसी क्या कमी रह गई जिसे आप पूरा करेंगी? देखिए, उन्होंने यहाँ तो 5 साल, जब अभी उनकी गठबंधन की सरकार रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की, तो ये 5 साल में तो यहाँ मुड़कर देखा नहीं। वो अपने गद्दी पर आराम से बैठे रहे, 5 साल इधर का रुख किया नहीं, कभी आए नहीं, यहाँ गली कोचे पे गए नहीं। हेमंत सोरेन जी ने यहाँ जमशेदपुर में स्वर्गीय निर्मल महतो जी की समाधि में उन्होंने कहा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, यही कहा था। अभी तक तो वो पूरा किया नहीं। उन्होंने कहा था कि 2,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को चूल्हा खर्चा देंगे, वो भी नहीं दिया। और उन्होंने निकाल के ले आया मैया योजना, 1,000 रुपये। ये मैया योजना देने का क्या मतलब है? उनकी सोच ही मुझे समझ नहीं आती। आपने चूल्हा योजना का जो वादा किया था वो तो दिया नहीं। अगर वो नहीं दिया है तो मैया योजना मत निकालिए। आप एक काम करिए, जो 4 साल के बकाया है उसको एक साथ दे दीजिए महिलाओं को। आप ये मैया योजना निकाल के आप महिला हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। ये जो मैया योजना ये निकाल रहे तो पहले से छत्तीसगढ़ और यहाँ चल रहा है उड़ीसा में भाजपा सरकार के द्वारा। ये देख कर ही उन्हें यहाँ ये जो है माननीय आपके हेमंत सोरेन जी ने ये योजना यहाँ लागू की। तो लेकिन बीजेपी जो दीदी गोगो योजना का जो वादा कर रही है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि विपक्ष के साथी भी ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पंचतंत्र की कहानी है। जब 5 प्रण जिस दिन लिया गया, पंच प्रण लिया गया बीजेपी की तरफ से राजधानी रांची में, तो थोड़ी दूरी पर लगभग 1/2 किलोमीटर पर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये विक्रम बेताल की जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, विक्रम बेताल जैसी। देखिए, वो सिर्फ मुद्दा जो है मुद्दा उन्हें बनाने का काम करते हैं, ठीक है, वो भी बिना मतलब की मुद्दा। उन्हें पता है कि जो हमारी जो उनकी जो मैया योजना जो चल रही है वो कहाँ का नकल है। वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहाँ तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने वो योजनाएं लागू कर दी है। जब उनकी सरकार जैसे वहाँ बनी उन्होंने योजनाएं दे दी महिलाओं को। अब यहाँ भी वो देना चाह रही थी पर उनकी अभी यहाँ सरकार थी नहीं, तो वो देती, उससे पहले इन्होंने निकाल दिया। अब इन्होंने क्या किया, जब हमने 2100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया तो इन्हें अब डर लगने लग गया कि 2100 अब ये दे रहे हैं तो हमें भी कंपटीशन करना चाहिए, महिलाओं को थोड़ा लुभावने जो है ये बताने चाहिए करके उन्होंने 2500 कर दिया। ये यही कर सकती है, इनकी सोच यहीं तक सीमित है। कौन किस पे भारी पड़ेगा, 2500 की 2100? देखिए, यहाँ बात 2500 या 2100 की नहीं, ये 2500 2100 से आप ये नहीं बोल सकते कि महिलाएं 2500 से खुश हो रही है कि 2100 से खुश हो रही है। उन्हें चाहिए कि कौन सी चीज़ें मुझे सुविधाजनक है, सुविधाजनक रूप से प्राप्त हो रही है। मैं फॉर्म भर रही हूँ तो वो मुझे फॉर्म फिलअप में आसानी जा रही है, तो ये सारी सुविधाओं को देखना चाहिए। जब यही सुविधाएं जब अवेलेबल उन्हें तक नहीं हो पाएगी, योजनाएं उन तक पहुँच ही नहीं पाएगी, तो ये 2500 और 2100 का क्या मतलब। एक आखिरी सवाल मैम, क्योंकि 13 को आप लोगों का मतदान है, जी 23 को परिणाम पूरे प्रदेश का सामने आ जाएगा। क्या लग रहा है, हवा का रुख इस बार किस तरफ बह रही है? अभी तक तो जितने मैं जनता जनार्दन के बीच गई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हवा जो है वो पलटेगी और हमारी एनडीए की सरकार जो है यहाँ निश्चित तौर पर बनेगी और जनता का पूर्ण जो प्रचंड रूप से जो है उनका जो बहुमत हमें मिलेगा। और एक और बात आपके माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत जगहों मैं देख रही हूँ ना, ये परिवारवाद की, मैं फेसबुक भी देखती हूँ, अपना सारे चीज़ें जो है वो मैं देखते रहती हूँ, क्योंकि जानना ज़रूरी है क्या हो रहा है। भले मुझे अभी समय नहीं है, मैं इधर उधर दौरे कर रही हूँ तो समय नहीं मिल पाता कि मैं और भी जानकारियों से जो है वाकिफ़ हो सकूँ। तो जो है परिवारवाद के बारे में बार बार मुद्दा उठता है, तो मैं उसके लिए कहना चाहूँगी
कि जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि परिवारवाद होता क्या है। अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो उन्हें ऐसे ही जो है अफवाह फैलाकर उन्हें गुमराह किया जाएगा। क्योंकि परिवारवाद ये नहीं है कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो व्यक्ति जो परिवार पूरे अपने बलबूते पर पहचान और राजनीति में अपनी पहचान बनाता है, वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही जो पार्टी का है उसको नियंत्रण करता है। पार्टी के जो अहम फैसले हैं वो ही परिवार लेता है, पार्टी के अहम स्थानों पर वही विराजमान है। ये होता है परिवारवाद। परिवारवाद ये है। और जैसे आप देख भी रहिए समाजवादी पार्टी सपा और ये आपकी आरजेडी और यहाँ हेमंत सोरेन और केंद्र में तो आप वाकिफ ही गांधी परिवार से। तो ये सारे परिवार जो हैं सालों दर साल जो है अपने परिवार के लिए ही ये सत्ता में रहे हैं। ये होता है परिवार, क्योंकि अहम फैसले उस पार्टी के वो ही लेती है और नियंत्रण भी उन्हीं का रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई पार्टी चला रही हूँ। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है तो मुझे नहीं लगता कि मैं पार्टी को चला रही हूँ या मैंने सारे नियंत्रण लेके रखे हैं या सारे मुद्दों पर मैं ही फैसला ले रही हूँ या मेरे ससुर जी फैसला ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। तो बस जनता को यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि परिवारवाद को आप थोड़ा समझिए, क्योंकि आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बस आप बाकी आपने फैसले की बात की तो एक सवाल और करूँगी। आपका तो राजनीति में पहला बार ये कदम है, आप लोगों से फिर भी जुड़ी हुई हैं। आपने कहा कि महिला मंडल चला रही है, ये चला रही है। आपका बैकग्राउंड जो ससुराल में रहा वो राजनीति हो गया, बहुत सारे काम हुए। आपने कहा कि आपके जो ससुर जी हो उनके जो कार्यकाल था उनका उस दौरान बहुत काम हुए, तो उनसे आपको क्या कुछ सीखने को मिला? क्या कुछ कैसे इस्तेमाल करेंगी उन चीज़ों को आप अगर आप सत्ता में आती हैं तो? देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक पंचायत जैसे भी चुनाव को लड़ता है तो उसकी समस्त परिवार उसके साथ खड़े होकर उसका जो है मनोबल बढ़ाते हैं। तो जी हाँ, मैं इस राजनीति में उतरी हूँ तो मैं अपने ससुर जी के जो है पद चिन्हों पर ही चलने का काम करूँगी। जी, मेरे आइडल वो ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने जनता की सेवा की है। तो मैं बस उनसे पूछ कर उनकी जो है राय लेकर फिर अपने राय के ज़रिए कि मेरी क्या सोच है उस पर मैं काम करके जो है जनता की समस्याएं हैं उसको सुनकर बस मेरा यही मुद्दा रहेगा कि क्षेत्र का विकास हो और जन की जो समस्याएं हैं वो हल क्यों नहीं हो पाती ये समझ नहीं आता। सब लोग सत्ता में रहकर राज भोग कर चले जाते हैं पर हल क्यों नहीं हो पाती। छोटी छोटी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है। नल खराब होना, सड़क में गड्ढे हो जाने, छोटी छोटी ये समस्याएं तुरंत हल हो सकती है। ये भी बताया नल चोरी हो गई, 4 सालों में वो लगाया नहीं। जी जी, ये सब समस्याएं तो काफी छोटी छोटी सी समस्याएं, तो क्या इन छोटी छोटी समस्याओं से भी निदान वही नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये देखकर खराब लगता है। बहुत खराब लगता है कि जो अपने जो सत्ता में बैठे हुए उन्हें दिखाई नहीं देता। ये सत्ता में किस लिए आए हैं, किसके बलबूते पर आए हैं? जनता ही है जो उन्हें इस पद पर बैठाती है। अगर उनके लायक उन्हें मैम तो अगर आपको जनता मौका देती है तो जनता आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए क्या आप प्रयास करेंगे? मतलब क्यों होता है क्या है कि चुनाव के बाद जनता से बहुत सारे नेता दूर हो जाते हैं जैसे, तो ये जो जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही है, आप एक ऐसा मॉडल डेवलप करेंगी जहां जनता आपसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके और जो जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि मैं डायरी पर नोट कर रही हूँ, तो वो बाकायदा एक लाइन ऑफ एक्शन या आप कह सकते हैं कि आपने उस पर एक्शन लिया जो इश्यूज आए और उसका एक तरह से आप लोगों को बताएंगी कि हाँ मेरे पास ये समस्या आया था और मैंने इसका तुरंत समाधान और चुनाव के बाद भी क्या आप फील्ड पे जाएंगे? क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि चुनाव जब हो जाता है उसके बाद लोग नहीं पहुंचते हैं आम जन तक, नहीं उनकी समस्याओं को सुनते, तो क्या उसके बाद भी कनेक्टिविटी इसी तरह से रहेगी? जी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। और जहाँ तक आपने देखा ही होगा जब हम पद पे हो जाते हैं तो बीच में अधिकारी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत से अधिकारी नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें जनता की आवाज़ हम तक पहुँचने नहीं दे पाते और हमारी जो आवाज़ है, हम जो चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाती। एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है, वो नहीं होने देंगे। वो उसके लिए मैं बेहतर से बेहतर प्रयास करूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि जनता डायरेक्ट मुझसे बात करे, क्योंकि सुनी सुनाई बातें जो है वो अफवाह में बदल के देने लगी। बिल्कुल। चलिए पूर्णिमा जी, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में पूर्णिमा दास को आप लाइव सुन रहे थे। पूर्णिमा दास
किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि एक तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की एक वो बहू हैं, और दूसरी तरफ इस बार जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी की वो प्रत्याशी भी है। पूर्णिमा दास ये भी दावा कर रही हैं कि वो इस क्षेत्र की बहू हैं, और जिस तरह से प्रचार के दौरान उन्हें प्यार और सम्मान मिल रहा है बहू की तरह, बेटी की तरह, ये 23 तारीख को परिणाम में भी नजर आएगा। 23 को क्या होगा हम आपको दिखाएं। अभी के लाइव सेशन में मुझे, मंजूषा और साथ ही साथ हमारी खास मेहमान पूर्णिमा दास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।